वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में कल आपने कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन किसी इंटरवल में देखा। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में जब कंटिन्यूटी के क्वेश्चन आएंगे कैसे आप अप्रोच करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस को। डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने की है, कंटिन्यूटी आपने डिस्कस किया। साथ में कल अपन ने कुछ फंक्शन बताए थे। लास्ट एक आपको टेबल बनाया था जिसमें आपको ये बताया था कोई फंक्शन कब कंटिन्यूअस हो सकता है। तो कुछ 14 फंक्शन हमने बनाए थे जिसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, और ये सारे फंक्शंस को अपन ने कल टेबल में देखा है कि कौन सा फंक्शन कहाँ कहाँ। ओवरऑल जो एक कंक्लूजन कल निकला था वो ये था कि एक पेन लीक करा। तो ओवरऑल अपना कंक्लूजन ये निकला था कोई फंक्शन जहां पर डिफाइंड होगा वहां पर वो कंटिन्यूअस होता है। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी देखा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी देखा, लॉगरिथमिक फंक्शन में भी देखा। तो कोई फंक्शन का जहां पर डिफाइंड होगा वहां पर वो कंटिन्यूअस भी होता है। मतलब आप सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन। फंक्शन अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, तो लास्ट में कल वो लिस्ट बनाई थी आपने, और आज अपन कुछ और आगे की बातों पर डिस्कशन कर रहे हैं। कल तक की थ्योरी में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। एक आध दो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ कल की थ्योरी पर बेस, फिर अपन आज यहाँ पर कुछ थ्योरम पढ़ेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। आज अपन होमवर्क में भी आपको कुछ क्वेश्चन देंगे ताकि साथ साथ आपकी पैरेलल प्रैक्टिस होती जाए। तो यह कुछ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखेंगे जब तक बाकी बच्चे ऐड हो जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको एग्जामिन करना है इस फंक्शन को f ऑफ x इक्वल्स टू, ये फंक्शन आपको इस तरीके से डिफाइन किया है, इसकी वैल्यू x माइनस 1/4। अब ऐसे फंक्शंस को आप बड़ा अच्छे से समझने लगे हो और भी अच्छे से समझने लगे, इसलिए अपन इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। और इसको देखने के बाद इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एंड इफ यदि ये डिसकंटिन्यूअस आता है तो रिमूव द डिसकंटिन्यूटी, देन रिमूव डिसकंटिन्यूटी। ये क्वेश्चन है पहला। तो सबसे पहले तो ये फंक्शन को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, कंटिन्यूअस का ऑब्जर्वेशन करना है। और यदि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं आता है, मतलब डिसकंटिन्यूअस होता है, तो उसको डिसकंटिन्यूअस, माइक म्यूट कर लो बेटा, किसका ऑन है, तो उसकी डिसकंटिन्यूटी रिमूव करके उसको रीडिफाइन करके कंटिन्यूअस फंक्शन बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप यदि इस फंक्शन को ऑब्जर्व करें तो कंटिन्यूटी चेक किस पॉइंट पर होगी? कंटिन्यूटी चेक होगी 0 पर ओनली, क्योंकि 0 पर ही कल भी आपको जैसे बताया था कि ये फंक्शन केवल 0 पर अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, 0 पर पाथ चेंज कर रहा है, इसलिए हम इसकी 0 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। और टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0, कौन है भाई, माइक म्यूट करो। अंकित कुमार, माइक म्यूट करो।
तो टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0, अपन सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस फंक्शन लिखेंगे, और आप यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन से देख रहे हो 0 से कम पर हमको फंक्शन का वैल्यू f(x) का वैल्यू x-1 दे रखा है, और अपन इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सो वी गेट 0 - 1 मतलब -1। नाउ वी कैलकुलेट द राइट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। सो द राइट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज कैलकुलेटेड बाय, फंक्शन आपको दे रखा है अगेन x² - 1, व्हेन वी सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली x की जगह पर 0, अगेन वी गेट -1। और आप देख रहे हो ये फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों -1 आ रहा है, मतलब इस फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। बट आप देख रहे हो फंक्शन का 0 पर वैल्यू जो है वो 1/4 है, तो लिमिट तो बराबर है बट वो वैल्यू के बराबर नहीं आ रही है, इसलिए दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो अब अगली बात आप ये लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx is equals to limit x tending to 0 plus fx is not equal to value of the function. Therefore, fx is discontinuous at x equals to 0. ये फंक्शन x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अब आपको मतलब दिस इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, आप इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। तो अब आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि हाउ टू रिमूव, कैसे आप रिमूव करेंगे, क्योंकि रिमूव भी करके दिखाना है। तो टू रिमूव discontinuity of this function, we redefine this function fx as, तो रीडिफाइन करके आपको केवल क्या करना है, क्योंकि LHL और RHL तो सेम आता है, तो जब रीडिफाइन करेंगे तो इन पर कोई चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि फंक्शन ही चेंज हो जाएगा यदि आप इनमें चेंज करोगे। केवल आप वैल्यू चेंज कर सकते हो, और आप देख रहे हो कि LHL और RHL -1 आता है, और वैल्यू भी -1 आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम ये 1/4 की जगह पर यदि -1 ले लेते हैं तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाता है। तो ये रीडिफाइन हो गया फंक्शन, और ऐसा करने से फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी हो गया। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है अब आपका कंप्लीट हो गया, और आप इस क्वेश्चन को डायग्राम बना के भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसके नीचे एक डायग्राम भी बना देता हूँ अगले पेज पर, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर हाँ बोलो। तो आपने कैसे -1 लिखा आप एक और बार? वैल्यू जो लिमिट की आती है वही फंक्शन की वैल्यू हमको लेना है। ये फंक्शन केवल डिसकंटिन्यूअस हो रहा था ये 1/4 के कारण, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये दोनों तो बराबर आ रही थी -1 -1, बट जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1/4 थी, और इस कारण फंक्शन कैसा हो जा रहा था, डिसकंटिन्यूअस। तो हमको फंक्शन को यदि कंटिन्यूअस बनाना है, मतलब डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करना है, तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए जो LHL और RHL का वैल्यू आता है वही फंक्शन की वैल्यू आना है। तो चूंकि LHL और RHL -1 -1 आते हैं, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी हम 1/4 की जगह -1 लिखेंगे, रीडिफाइन करा है फंक्शन। ठीक है, तो यस सर, यानी सब में ऐसे ही करना है ना? अब में ऐसा ही करना है, बस वैल्यू चेंज कर देना है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकली समझाऊंगा तो थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पेज नंबर 2 पर अपन इसको ग्राफिकली देख लेते हैं। ग्राफ से भी बहुत देखिए, हर क्वेश्चन को आप ग्राफिकली भी थोड़ा सा ट्राई करें। ठीक है, उससे क्या होता है, ग्राफ भी रिवाइज होंगे, और आगे जो पूरी कैलकुलस आपने पढ़नी है ना, अभी आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ोगे, इंटीग्रेशन पढ़ोगे, तो फंक्शन की बहुत सारी क्वालिटी जो है ना, फंक्शन का बहुत सारा क्वालिटी ग्राफ पे डिपेंड करती है। आपको फंक्शन के ग्राफ का आइडिया है तो आप बहुत कुछ बातें तो ऐसे ही बता दोगे देख के। सो पेज नंबर 2 पर मैं थोड़ा सा एक इसका रफ स्केच ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, और आपसे भी एक्सपेक्टेड है कि आप जिन जिन स्टैंडर्ड, कम से कम एटलीस्ट स्टैंडर्ड फंक्शन के तो ग्राफ अपन बनाएंगे ही। स्टैंडर्ड फंक्शन का मतलब जैसे
यहाँ पर जितना भी दे रखा है वो सारे स्टैंडर्ड है। में ये y बराबर x-1 लाइन की इक्वेशन होती है, y बराबर एक्स स्क्वायर ये पैराबोला का इक्वेशन है। तो जब आप इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे ना, तो आप सबसे पहले ऑब्जर्व करिए, देखिए मैं नेगेटिव वैल्यूज ले रहा हूँ सारी, आप जानते हो ये सारी वैल्यूज नेगेटिव है, माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक ये सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं। और इनके लिए आपको क्या दे रखा है फंक्शन y बराबर x-1। तो y बराबर x-1 का आप जब ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करोगे तो स्ट्रेट लाइन बनती है, और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगी। और ये स्ट्रेट लाइन आपको कब तक बनाना है, जब तक x का वैल्यू 0 से कम है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, मतलब दिस इज अवर y इज इक्वल टू x-1, और इस तरीके से ये ग्राफ ऊपर आ रहा है। और ये अप्रोच किसको कर रहा है, जैसे जैसे वी टेंड x टेंडिंग टू 0 देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन टेंडिंग टू -1, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही। अब यदि आप इसके राइट हैंड साइड की बात करेंगे, सारे पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ये एक पैराबोला बन रहा है। तो पैराबोला का जो ग्राफ है, आप जानते हो पैराबोला का ग्राफ इस तरीके से बनता है, ये पैराबोला है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप x को बढ़ाओगे ये ग्राफ इस डायरेक्शन में बढ़ता है, मतलब व्हेन x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड देन वैल्यू ऑफ फंक्शन टेंडिंग टू -1, मतलब राइट हैंड लिमिट आल्सो -1 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बोथ आर टेंडिंग टू -1। LHL और RHL मतलब इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट 0 पर ये फंक्शन का वैल्यू होना चाहिए था कितना, -1 होना था, जबकि हमको 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/4। हमको वैल्यू यहाँ दे रखी है, ये दे रखी है 1/4। और उस कारण आप देख रहे हो कि ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ में इस जगह पर ब्रेक आ रहा है, ये ग्राफ इस जगह पर टूट गया, मतलब कंटिन्यूटी यहाँ पर ब्रेक हो गई। तो एग्जैक्ट x बराबर 0 पर ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन यदि इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करना चाहते हैं, तो मैं ये वाला जो पॉइंट है वो यदि यहाँ पर डाल देता हूँ, मतलब मैं फंक्शन को रीडिफाइन करके, ये 0 पर वैल्यू जो 1/4 आती थी, मैं इसको रीडिफाइन करके यदि मैं 0 पर वैल्यू -1 ले लेता हूँ, तो ये गैप फिल हो जाएगा और ग्राफ स्मूथ हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसलिए कंटिन्यूटी रिमूवेबल होती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को ग्राफिकली ऐसा समझ सकते हैं। तो आपको लगभग हर क्वेश्चन में ऐसा ट्राई करना आप ग्राफ बनाने की, जहाँ पे भी स्टैंडर्ड आएंगे एटलीस्ट वहां पे तो कर रहे हैं आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई अब आपके मन में सवाल है तो पूछिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। बच्चे अभी तक एंटर हो रहे हैं, तो पेज नंबर 3 देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शो दैट एक फंक्शन आपको दे रहे हैं और वो फंक्शन में आपको शो करना है कि वो फंक्शन के लिए जो कंटिन्यूटी है वो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। तो शो दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इस तरीके से डिफाइन करके दिया है, e पावर 1/x -1 अपॉन e पावर 1/x plus 1 when x is not equal to 0, or 0 when x equals to 0, has non removable discontinuity
नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी आप समझ गए, मतलब ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते, और इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, जब फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फंक्शन का LHL और RHL निकालना सीखेंगे, और आप देखेंगे यहाँ पर जब मैं इसका LHL और RHL निकालूंगा दोनों अलग अलग आते हैं, इसलिए नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं, आपको ऑप्शन में रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस, इस तरीके से ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे सकते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले वी कैलकुलेट द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन। वी हैव टू कैलकुलेट द लिमिट ऑफ फंक्शन, 0 पर हमको चेक करना है, और फंक्शन हमको 0 से कम पर फंक्शन का वैल्यू हम e पावर 1/x -1 और e पावर 1/x +1 लेंगे। और अब मैं x की जगह पर 0 से कुछ कम, ये आपको बताया था, LHL कैलकुलेट करने के लिए ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो हम x को 0 - h कंसिडर कर लेते हैं। तो सपोज हियर x बराबर 0 - h। तो अब जब ये सपोजिशन कर लिया तो सब कुछ इन टर्म्स ऑफ h आ जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। x की जगह पर हमको -h लिखना है, देखिए ये हो गया। और अब जब आप h की जगह पर 0 डालोगे, तो h की जगह 0 डालने से ये e पावर -इंफिनिटी बनेगा, और e पावर -इंफिनिटी जो है वो 0 होता है, इसलिए 0 - 1/0 + 1, and therefore the left hand limit of this function is -1। तो इस क्वेश्चन का जो LHL का वैल्यू है ये -1 आता है। नाउ वी कैलकुलेट द राइट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, और अब आप जब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए वो +1 आती है, दोनों बराबर नहीं आते हैं। मैं इस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। राइट हैंड साइड में वी कैलकुलेट इट्स राइट हैंड लिमिट। तो देखिए RHL में कितना फर्क आता है। तो व्हेन वी कैलकुलेट द राइट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, सबसे पहला फर्क तो इसके नोटेशन में होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 + fx लिखेंगे। और अब चाहे 0 माइनस हो या फिर 0 प्लस हो, दोनों भी केसेस में फंक्शन हमारा यही था, e पावर x -1 e पावर 1/x +1। और अब आप यहाँ पर भी x को 0 + h कंसिडर करेंगे। जब आप x को 0 + h कंसिडर करोगे तो e पावर 1/h e पावर 1/h +1। इन दी नेक्स्ट स्टेप मैं ऊपर नीचे e पावर 1/h से डिवाइड कर देता हूँ। तो e पावर 1/h से जब आप डिवाइड करोगे तो यू गेट दिस थिंग। अब h को 0 डालोगे तो ये e पावर -इंफिनिटी बनता है, मतलब दिस इज 1 - 0/1 + 0, एंड यू गेट +1। तो आप देख रहे हैं LHL इसका -1 है, RHL इसका +1 है, और सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तब अपन को अब वैल्यू भी नहीं देखना है इसकी, अपन डायरेक्टली बोल देंगे कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो LHL RHL के बराबर नहीं आ रहा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, एंड दिस डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और ये डिसकंटिन्यूटी ऐसी है जिसको अपन रिमूव नहीं कर सकते। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। सर हाँ बोलिए। सर e पावर इंफिनिटी कितना होता है? e पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, और e पावर -इंफिनिटी 0। ओके सर। नोट कर लीजिए, और कोई डाउट है पूछ लीजिए आप। सर हम्म सर राइट हैंड लिमिट में जो आपने लास्ट सेकेंड स्टेप में 1 को हम्म इधर साइड लाए हो, अगर वो हम्म नहीं लाते तो -1 आंसर आता ना। नहीं, यदि उसको नहीं लाते तो फिर वो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बनता, क्योंकि वैन यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट h की जगह 0 तो ये e पावर इंफिनिटी हो जाता, और e पावर इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी होता। इंफिनिटी में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी इंफिनिटी होगा,
इंफिनिटी में 1 ऐड करोगे तो भी इंफिनिटी होगा। तो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा था, इसलिए हमने e पावर 1/h ना बना के e पावर -1/h बनाया है। और -1/h बनाने के लिए हमने ऊपर नीचे e पावर 1/h से डिवाइड कर दिया। ओके सर। ओके, चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझे होंगे। सर मतलब जो x नॉट इक्वल टू 0 वाला केस के लिए अपन डायरेक्टली लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं कर सकते थे क्या? किस वाले के लिए? जैसे अभी अपन ने LHL और RHL दोनों निकाले, अपन डायरेक्टली x टेंड्स टू 0 नहीं कर सकते थे? नहीं, डायरेक्टली x टेंडिंग टू 0 आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि जब x की जगह डायरेक्ट आप 0 डाल रहे हो, ठीक है, तो उस केस में यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे, x की जगह 0 डालेंगे, तो कितना हो जाता है? इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म बनता है। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अपन नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि वो इनडिटरमिनेट बन रहा है। तो अपन 0 से कुछ कम और 0 से कुछ ज्यादा निकालेंगे। नहीं ठीक सर, है? मतलब जैसे यहाँ पे अपन ने LHL निकाली, पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और फिर बाद में 0 प्लस, तो मैं ये बोल रहा कि अपन वही फंक्शन को लिमिट x टेंड्स टू 0 ऐसे से सॉल्व नहीं कर सकते थे क्या? लेकिन उस कौन सी मेथड लगाओगे उसके साथ, क्योंकि वो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। तो फिर आगे फर्दर करोगे क्या? सर एल ऑर्बिटल रूल इंफिनिटी देखिए, बाई एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे जब आप, तो उस केस में भी आप देखोगे दोनों का ऊपर नीचे क्वांटिटी सेम डाली है, दोनों का डेरिवेटिव भी सेम आता है। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो इनका तो 0 0 हो जाएगा, ये चीज फिर भी बचेगी। ठीक है? और उसके बाद जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से ये e पावर 1/x की आता है, आप करके देखो। मतलब ये फिर इनकी इसका डिफरेंशिएशन कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि पूरी कैलकुलस में यही एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव करने पर ये खुद आता है। मतलब e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है। तो आप इसको इनफाइनाइट टाइम्स करोगे, ये इनफाइनाइट टाइम्स इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बनाता जाएगा। वहां इंडिटरमिनेंसी रिमूव नहीं होती। समझा? सर, लेकिन वो 1/x कट हो जाएगा ना ऊपर नीचे से। हाँ, कट हो जाएगा, लेकिन वो तो बचेगा ही ना। देखो, इसका डेरिवेटिव क्या लिखोगे? e पावर 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e पावर 1/x इंटू -1/x, यही होगा डेरिवेटिव। हाँ इसका सर। 0 हो जाएगा, और नीचे करोगे तो भी यही आएगा, +0 हो जाएगा। ठीक है? अब ये कैंसिल हो जाता है, तो फिर से यही चीज आ जाती उसको भी कैंसिल कर सकते ना? है। लेकिन लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी डाला हुआ है ना बेटा। ओके, अच्छा। ओके सर, मतलब हमेशा चेक ही करना पड़ेगा कि हाँ, एग्जिस्ट करती है नहीं करती। वो तो डिपेंड क्वेश्चन पे करता है। जैसे मैंने आपको बोला ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शन में यदि आपको देख रहा है कि नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऐसा कोई ऑप्शन है, तब आप उसका LHL RHL चेक करो। या फिर जब लिमिट का क्वेश्चन आएगा तो उसमें 4 ऑप्शन में, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो एक ऑप्शन मेरे को देना पड़ेगा डज नॉट एग्जिस्ट। तो यदि 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं वो 4 नंबर देने के बजाय किसी एक ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है, तो इसका मतलब है कि आपको LHL और RHL चेक करनी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में समझ में आ जाता है। ठीक है? सर सर हाँ, बोलो। सर सर वो RHL की लास्ट स्टेप बताओ ना। RHL में लास्ट स्टेप में जब s की जगह 0 डालोगे तो ये e पावर माइनस इंफिनिटी बनेगा। e पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, तो ये बनेगा 1 - 0 1 + 0। ठीक है? 1 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, 1 में 0 ऐड करेंगे तो भी 1 बचेगा, मतलब 1/1 बचेगा, 1/1 1। सर हाँ, सर e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 क्यों होता है? क्योंकि e पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है। ये आप यदि जानते हो तो e पावर माइनस इंफिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं? 1/infinity। 1/e पावर इंफिनिटी। ठीक है? और e पावर इंफिनिटी है। ठीक है कुणाल? हाँ सर, समझ गया। पेज नंबर 4 पे चलते हैं। सर हाँ, e की पावर ax,
का डेरिवेटिव क्या होगा सर? e पावर ax का डेरिवेटिव a इंटू ई पावर ax, ये वही लिखा था ना, e पावर ax भी समझ सकते हो आप इसको, तो जो यहाँ बताया वही है, यहाँ पर चेन रूल लगेगा। e पावर ax का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो पहले e का होगा बेस का, तो e का डेरिवेटिव तो e होता है। अब ax का करेंगे, ax का डेरिवेटिव कितना है, ठीक है। हाँ सर। अब नेक्स्ट पेज पे अपन यहाँ पर कुछ थ्योरम्स डिस्कस कर रहे हैं, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, इनको आपने डायरेक्ट लर्न करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आपको हेल्प कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, थ्योरम्स ऑन, माइक म्यूट करो बेटा, किसका ऑन है, थ्योरम्स बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी। थ्योरम्स बेस्ड अपॉन कंटिन्यूटी, और हम यहाँ पर फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और स्टेटमेंट ये है, यदि दो कंटिन्यूअस फंक्शन हैं तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा। फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है, सम कॉमा डिफरेंस कॉमा प्रोडक्ट एंड डिवीजन, जिसको अपन कोशिएंट भी बोलते हैं, एंड डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, मतलब दो कंटिन्यूअस फंक्शन को आप ऐड करोगे तो जो रिजल्टिंग फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस फंक्शन में कंटिन्यूअस फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। कंटिन्यूअस फंक्शन में कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट करोगे तो भी कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस से डिवाइड करोगे तो भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड जिस फंक्शन से आपने डिवाइड किया है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कभी भी कोशिएंट आता है तो कोशिएंट में हमेशा एक बात मेंशन रहेगी कि जो डिवीजन वाला फंक्शन है, मतलब जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है, वो जिस पॉइंट पर आप लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो उस पॉइंट पर वो 0 नहीं बनना चाहिए। बस इतनी बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप इस सर थ्योरम को, वो आपने क्या लिखा है, डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, सर टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज हाँ, टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम, प्रोडक्ट, डिवीजन और डिफरेंस एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, कोई भी आपको जब एग्जांपल्स, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और उन क्वेश्चन में मैं दो फंक्शन का प्रोडक्ट दे दूं, ठीक है, और आपको यदि ये पता है कि इंडिविजुअली दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा। जैसे मैं साइन एक्स और कॉस एक्स ले लेता हूँ, तो आप जानते हो साइन भी कंटिन्यूअस है, कॉस भी कंटिन्यूअस है और हर जगह कंटिन्यूअस है। तो साइन का कॉस में यदि प्रोडक्ट कर देते हो, साइन प्लस कॉस, तो सॉरी साइन इंटू कॉस, तो साइन इंटू कॉस भी कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो। तो आप जानती हैं क्योंकि साइन इंटू कॉस को आप 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करके क्या बना सकते हो, हाफ ऑफ साइन 2x, और साइन 2x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। तो कोई भी दो एग्जांपल लेके इजीली इनको अपन वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो अपन डायरेक्टली इस थ्योरम का रेफरेंस देके अपन उसका आंसर डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। थ्योरम 2 जो है, अब यदि हमने एक फंक्शन कंटिन्यूअस ले लिया और एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ले लिया, एक दो फंक्शन में एफ एक्स और जी एक्स मानता हूँ, इफ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड फंक्शन जी एक्स इज discontinuous function at point x equals to a, then their product fx into gx is not necessarily discontinuous at x equals to, मतलब फंक्शन, एक फंक्शन कंटिन्यूअस है और एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो आप उनके प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोल सकते हैं कुछ भी कि उनका प्रोडक्ट जो है वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इट इज नॉट नेसेसरली बी डिसकंटिन्यूअस, हमेशा डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, हो सकता है कहीं कहीं कंटिन्यूअस हो जाए। मतलब इनडायरेक्टली इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन दी फंक्शन। कहीं पर भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको एक फंक्शन कंटिन्यूअस दिया जाए और एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस दिया जाए, और यदि कंटिन्यूअस फंक्शन का डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के साथ हम प्रोडक्ट कर दें तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, जैसे आपने पढ़ा है इवन और ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट ऑड होता है, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर ये नहीं है कि कंटिन्यूअस फंक्शन का डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के साथ प्रोडक्ट किया जाए तो आपको एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन मिलेगा, हो सकता है वो कंटिन्यूअस भी हो जाए। मैं एक एग्जांपल आपके सामने जैसे रख रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इस बात को समझने के लिए, सर एक बार फर्स्ट वाला तो सीधा सीधा है, सम कंटिन्यूअस फंक्शन में कंटिन्यूअस फंक्शन को ऐड कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, प्रोडक्ट कर दो, डिवीजन कर दो, कुछ भी कर दो, हमेशा जो आउटपुट आएगा वो आएगा कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस के साथ सम कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस के साथ डिफरेंस कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस के साथ प्रोडक्ट कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस के साथ डिवीजन कंटिन्यूअस। ये पहला थ्योरम। यहाँ पर एग्जांपल हमने लिया, जैसे मैं एक फंक्शन ले लूँ एफ एक्स बराबर एक्स ले लेता हूँ और जी एक्स बराबर हमने ये फंक्शन ले रखा है साइन 1/x 0, x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये जो एफ एक्स बराबर एक्स है, दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0, ये एक्स बराबर 0, क्योंकि ये पूरी स्ट्रेट लाइन बन रही है और स्ट्रेट लाइन जो है वो हर जगह कंटिन्यूअस होता है, तो 0 पे भी कंटिन्यूअस होगा। तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स, दिस फंक्शन इज continuous function, continuous at x equals to 0, और ये जो फंक्शन है दिस फंक्शन इज discontinuous function at x equals to 0, और ये जो डिसकंटिन्यूटी आएगी ये नॉन रिमूवेबल आएगी, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे और इसका राइट हैंड लिमिट निकालोगे, दोनों साइन में अपोजिट आएंगे और इस कारण LHL RHL इसमें बराबर नहीं आता। तो ये कंटिन्यूअस है और ये डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन आप जब इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, बट मैं यदि एफ एक्स इंटू जी एक्स कर देता हूँ तो एफ एक्स मतलब इसका इसमें प्रोडक्ट करोगे तो ये चीज यहाँ पर बन जाएगी एक्स इंटू साइन 1/x, भाई एक्स से प्रोडक्ट भर करना है और ये 0 का 0 ही रहेगा। जब आपने एफ एक्स को जी एक्स में मल्टीप्लाई किया तो इनडायरेक्टली एक्स यहाँ पर दोनों जगह मल्टीप्लाई हो गया। अब आप यदि इस फंक्शन को चेक करें तो ये जो फंक्शन है 0 आ जाने के कारण, ये 0 के आ जाने के कारण ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस हो गया। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो
ये दूसरा थ्योरम है आपका, नोट कर लीजिए इसको। सर और बिल्कुल हाँ, सर ये एग्जांपल एक और बार बताना। ये कंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है, और ऊपर आपने लिखा है कंटिन्यूस का डिसकंटिन्यूस के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो उनका प्रोडक्ट हमेशा डिसकंटिन्यूस नहीं होता है, कभी कभी कंटिन्यूस भी हो जाता है। तो मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखा हूँ, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है, मैंने कंटिन्यूस का डिसकंटिन्यूस के साथ प्रोडक्ट किया, और ये जो प्रोडक्ट बनाया, ये प्रोडक्ट कितना बना, और ये फंक्शन को जब अपन सॉल्व करेंगे, मतलब इसका LHL RHL और वैल्यू निकालेंगे, सब बराबर आता है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता सर सर है। हाँ सर 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 कंटिन्यूअस के साथ कंटिन्यूअस का प्रोडक्ट करेंगे तो सेम ही आता ना सर, हाँ, बराबर आता कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का प्रोडक्ट कंटिन्यूस होता है। नहीं सर, सेकेंड वाला बोला। हाँ, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस का प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, कंटिन्यूस भी आ सकता है, डिसकंटिन्यूस भी आ सकता है, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन फंक्शन आप क्या ले रहे हो, वो फंक्शन पे डिपेंड करता है। सर कंटिन्यूअस का डिसकंटिन्यूअस के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो सेम भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता। हाँ, सर साइन 1/x की राइट हैंड लिमिट सर क्या आएंगी? सर इन्फिनिटी आएंगी क्या? प्लस इंफिनिटी आती है, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो माइनस इंफिनिटी आएगा। ओके सर। इंफिनिटी नहीं आता, सॉरी, सर साइन साइन की वैल्यू इंफिनिटी नहीं होती, साइन का रेंज क्या होता है, -1 से +1 होता है। तो मैं ये बोला कि साइन में अपोजिट आएगा, यदि आप साइन 1/x का कैलकुलेशन कर रहे हो और x टेंडिंग टू 0 डाल रहे हो, तो एक्चुअली क्या है कि साइन का ग्राफ ऐसा +-1 चलता है, तो आप जब इंफिनिटी तक भी ले जाओगे तो ये +-1 ही होएगा। तो इसका मतलब ये नहीं साइन इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, ये नहीं है। साइन किसी भी नंबर पर जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो बिटवीन -1 कोई नंबर आएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो ये -1 + 1 के बीच में कोई नंबर होगा, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो भी ये -1 और +1 के बीच का नंबर होगा, बट इन दोनों नंबर में साइन का फर्क होगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, मतलब यदि आप इसी की जगह पर कॉस फंक्शन ले लेते तो कॉस फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो जाता, ओके सर। और सॉरी वो भी डिसकंटिन्यूस होता कॉस फंक्शन, बट वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती, क्योंकि उस केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, LHL RHL बराबर नहीं आ रहा, लेकिन जब आप इसकी जगह पर कॉस लोगे या सेक लोगे तो दोनों जो है वो LHL और RHL बराबर देते हैं। तो 6 में से केवल 2 जो हैं उनके लिए LHL RHL बराबर आएगी, बट वो इस वैल्यू के बराबर आएगी, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। और उस केस में वो जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी, बट इस केस में जो साइन फंक्शन आपने लिखा है इसकी डिसकंटिन्यूटी इज रिमूवेबल है, नॉन रिमूवेबल है, आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। आप पेज नंबर 5 पर एक छोटी सी बात और, ये आपने कंटिन्यूस कंटिन्यूस के लिए लिखा है, सॉरी कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस के लिए लिखा है, यही बिल्कुल थ्योरम डिसकंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस के लिए भी होता है। मतलब पेज नंबर 3 पर, सॉरी पेज नंबर 5 पर हम थ्योरम नंबर सर 3 स्क्रीनशॉट ले ना। ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। ओके सर। थ्योरम 3 में यहाँ पर बस एक छोटा सा चीज ऐड कर दिया ना, फर्स्ट को मैं रब कर देता हूँ, इधर अपन कुछ क्वेश्चन करें, पूरा स्टेटमेंट यही है, इसलिए मैं नीचे का स्टेटमेंट पूरा हटा के नहीं लिख रहा, केवल यहाँ पर चेंज क्या आता है, ये जो आपने कंटिन्यूस वर्ड लिखा है इसकी जगह पर मैं डिसकंटिन्यूस, fx एंड gx का डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, देन प्रोडक्ट के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हैं, प्रोडक्ट कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस दोनों हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे fx बराबर मैंने फंक्शन ले लिया है यहाँ पर 1 और -1, तो आप देखोगे इसकी LHL RHL अलग आ रही है,
तो ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है 0 पर, है ना, दिस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और अब मैं यहाँ पर एक और फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ g, और उसको मैं इसका जस्ट अपोजिट ले लेता हूँ, मैं -1 और +1 ले, वैल्यू मैंने यही रखी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन। तो अब आप देखोगे कि ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 डिसकंटिन्यूअस। लेकिन जब आप दोनों का प्रोडक्ट करोगे fx इंटू जी एक्स, तो fx इंटू जी एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा -1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन बन गया। और जब ये कांस्टेंट फंक्शन बन गया तो इसका मतलब ये हो गया fx इंटू जी एक्स, कॉन्स्टेंट फंक्शन आपने कल लिखा था -∞ से +∞ तक हर जगह कंटिन्यूअस होता है, इसलिए दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू। तो दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट हमने यहाँ पर कंटिन्यूअस बना के दिखा दिया। सर हाँ, सर मतलब डिसकंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस के साथ फंक्शन कांस्टेंट आएगा। डिसकंटिन्यूअस का डिसकंटिन्यूअस नहीं, ऐसा नहीं है, कांस्टेंट आएगा ऐसा नहीं है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन दी फंक्शन। यहाँ तो मैंने फंक्शन ऐसे ले रखे हैं कि जब आप दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हो तो वो -1 बन रहा है। सर मतलब डिसकंटिन्यूअस के साथ डिसकंटिन्यूअस का फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस 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 भी हो सकता है, कंटिन्यू, बिल्कुल वही स्टेटमेंट, देखो चेंज ही नहीं करा, जो सेकंड में याद किया है वही थर्ड में याद किया, सेम। तो ये कुछ रिजल्ट हैं जो आपको याद रखने चाहिए, आपको हेल्प करेंगे, नोट करिए उसमें। सर ये वाली प्रॉपर्टी माइनस और एडिशन में, मतलब सब्ट्रैक्शन और एडिशन में एप्लीकेबल है कि नहीं, सब्ट्रैक्शन देखिए जितना मैंने लिखा है ना उतने वैलिड रिजल्ट हैं, बाकी यदि कहीं पर इनके अलावा कुछ और आपके मन में जितना भी ध्यान आ रहा है वो सब कुछ के लिए आप कुछ नहीं कह सकते, समझ गया। एक लाइन है बस, जो आपका क्वेश्चन है उसके जवाब में मेरी एक लाइन है कि जितना मैंने जो आपको बताया वो वैलिड है, मतलब वो रिजल्ट है, और जो मैंने नहीं बताया वो सबके लिए बस ये है कि इट्स डिपेंड्स अपॉन फंक्शन, आप टोटली कुछ नहीं कह सकते हो, आपको हर बारी क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सर। ओके, पेज नंबर 7। अब आप ध्यान से समझिएगा, मेरे को आपको कुछ क्वेश्चन भी देने, और उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन का आंसर करो मेरे को, इम्पोर्टेंट सम है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और फिर अपन इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और समझेंगे। तो क्वेश्चन है, मैं आपको एक फंक्शन दिया हूँ f ऑफ x, इट इज tan π/4 प्लस x होल पावर 1/x, ये तब when x is not equal to 0 और k when x equals to 0, if this function if continuous at x equals to 0, then k का वैल्यू कितना होगा। करिए क्वेश्चन। करा चुका हूँ क्या क्वेश्चन, का ध्यान आ रहा है मेरे। सर π/4 की वैल्यू 1 है ना। tan π/4 1, हाँ सर। सारा π/4 1 नहीं होता, केवल tan π/4 1।
ओहो, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कुणाल चेक करें, गलत जवाब। हाँ, संभाल के चेक करें, रॉन्ग आंसर। अंशु बगने चेक करें, गलत जवाब। ऋषभ बोधे करेक्ट हैं। चलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ सॉल्यूशन है ना। एक और आंसर आया है, देखते हैं कितना है वो आंसर। सर रुको ना। कुणाल चेक करो, साहिल साहू चेक करें। अश्लेषा हेडाउ करेक्ट है, वेरी गुड अश्लेषा। अंशु बगने करेक्ट। चलिए, so here I discuss the solution of this question. Correct answer of this question is e square। k का वैल्यू जो आता है वो e स्क्वायर आता है, और उसका सीधा सा रीजन है फंक्शन आपको कंटिन्यूअस दे रखा है, और फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो फंक्शन की लिमिट फंक्शन के आंसर क्या है वैल्यू सर? के एक बराबर। जीरो। आंसर ये लिखा हुआ है। अब आप यदि डायरेक्टली इसमें x की जगह 0 डालते हो तो ये 1 पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है, और इसलिए रिमूव करने के लिए आप इसको लिखोगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, gx सामने आ जाता है और इसमें से एक कम हो जाता है बराबर की। अब नाउ व्हेन वी कैलकुलेट दिस लिमिट, तो दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0। tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाओगे तो ये आता है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x माइनस 1, और बाहर बैठा हुआ है ये 1 अपॉन x, और ये बराबर k के है। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद दिस गिव्स यू k इज इक्वल टू e का पावर
लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिस गिव्स यू 2 tan x अपॉन x, और ये 1 अपॉन 1 माइनस tan x सच है। जब आप इसमें लिमिट डालेंगे x की जगह 0, तो ये ई स्क्वायर दे देगा, खत्म, सीधा सीधा। क्योंकि tan x अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और tan 0 कितना होता है, 0 होता है, इसलिए केवल e पावर 2 बचेगा। तो k का वैल्यू e पावर 2 आता है। तो ये 1 पावर इंफिनिटी का इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनता है। तो आपको वही बोला है कि लिमिट आपको बहुत अच्छी करनी है। लिमिट आपका जितना अच्छा होगा, कंटिन्यूटी के सवाल में आपको उतनी कम दिक्कत जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है इसमें पूछ लीजिए। चलिए, पेज नंबर 7 पर एक छोटा सा थ्योरम मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिसको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोलते हैं। Our next heading is intermediate value theorem। बहुत छोटा सा थ्योरम है, और स्टेटमेंट को जब हम ग्राफिकली बनाएंगे तो आपको बहुत ग्राफिकली हुई समझ में भी आ जाएगा। तो हेडिंग है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब इसका स्टेटमेंट आप समझिए क्या है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, स्टेटमेंट ये है, इफ f(x) इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, कोई फंक्शन हमने लिया है, कंटिन्यूअस लिया है, इस कंटिन्यूअस और क्लोज इंटरवल ए बी में। आपने किसी इंटरवल में फंक्शन की कंटिन्यूटी कल समझी थी, और इस तरीके से ली है यहाँ पर कि एक्सट्रीम पॉइंटों पर वैल्यू जो है वो बिल्कुल बराबर नहीं, मतलब एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं ले रहे हैं, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। देन फॉर एनी वैल्यू, देन फॉर any value c belongs to fa fb, there exists at least one x0 belongs to open interval ab such that f of x0 equals to c. This is the statement of intermediate value theorem। ठीक है, अब आप इसको समझिएगा, मैं समझाता हूँ, ग्राफिकली समझाते हैं हम आपको इसको। सबसे पहले तो आपने कोई भी फंक्शन लेना है जो कि ए से बी के बीच में कंटिन्यूअस है। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लेता हूँ, ये देखिए, जो लिखा है वो केवल इतना सा लिखा हुआ है कि मैं यहाँ पर किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाया हूँ, और इस तरीके से मैंने कंटिन्यूअस फंक्शन बनाया। कंटिन्यूअस मतलब ब्रेक नहीं करना है ना। ये एफ(x) का ग्राफ है, और ये ग्राफ को मैंने ए से बी तक बनाया है। ये है हमारा ए सपोज, x बराबर ए, और ये है हमारा बी सपोज। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन। ए से बी तक फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस बना दिया। अब कंटिन्यूअस और ऐसा भी बनाया कि एफ ए और एफ बी पर वैल्यू अलग अलग आ रही है। एफ ए पे वैल्यू ये आ रही है, ये एफ ए हो गया, दिस इज एफ ऑफ ए, और एफ बी पर वैल्यू ये आ रहा है, ठीक है, दिस इज एफ ऑफ बी। तो आप देख रहे हो एफ ए और एफ बी जो है वो अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं, मतलब दे आर डिफरेंट, बराबर नहीं है, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी। तो अब आपने बोला है कि इस एफ ए और एफ बी के बीच में कोई भी एक नंबर हम ले लें, इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी, यहाँ पर मैं कोई नंबर सी ले लेता हूँ,
एफ ए और एफ बी के बीच का कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो इस सी के लिए आपको कम से कम एक x0 इस तरीके से ए और बी के बीच में मिलेगा, ताकि आप उस x0 पर फंक्शन का वैल्यू निकालो। तो वो जो फंक्शन की वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, सी के। मतलब इस x0 पर जब हम फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगी। कहने का मतलब एफ ए और एफ बी के बीच में हर एलिमेंट के लिए आपको एक कम से कम एक x0 ऐसा मिलेगा, ताकि आप उस x0 पर फंक्शन का वैल्यू निकालें तो आपको c मिलेगा। ये है कंटिन्यूटी के, ये केवल कंटिन्यूटी के कारण हो रहा है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है मतलब ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है तो हर पॉइंट का, आप इसको उल्टा समझें तो हर पॉइंट का आउटपुट आपको, जैसे ए पर आपको एफ ए मिल रहा है, ऐसे ए से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको कुछ ना कुछ एक वैल्यू मिलेगी, थोड़ा और आगे चलेंगे कुछ एक वैल्यू मिलेगी। इस तरीके से x0 पर पहुंचेंगे तो हमको c मिलेगा, और आगे जाएंगे तो और वैल्यू मिलेगा। कहने का मतलब हर एलिमेंट के लिए आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। इसी थ्योरम को उल्टा करके लिख दिया है कि हर आउटपुट के करस्पॉन्डिंग आपको एक x0 मिलेगा ओपन इंटरवल। ठीक है, ये है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। आप इस डायग्राम को, मतलब जरूरी नहीं ग्राफ आपका ऐसा जाए, आप ग्राफ को ऐसा भी बना सकते हो। ये देखिए, इसी डायग्राम का ये भाई है, सेम ग्राफ बनाया हुआ है भाई है। ये ए पर वैल्यू है, ये बी पर वैल्यू है। ए पर वैल्यू कितनी आ रही, बी पे वैल्यू कितनी आ रही, ए पे वैल्यू एफ ए है, बी पर वैल्यू एफ बी है। एफ ए है, एफ बी है, और एफ ए एफ बी के करस्पॉन्डिंग हमने कोई सी लिया है एफ ए एफ बी के बीच में, तो इस सी के करस्पॉन्डिंग हमको एक x0 मिलेगा, हमको एक x0 मिलेगा जिस पर इस फंक्शन की वैल्यू सी आ जाएगी। ठीक है, ये वही अलग अलग केसेस मैं बना रहा हूँ। अब एक बात ये आती है कि भाई एटलीस्ट वर्ड क्यों लिखा है, एटलीस्ट क्यों लिखा है, तो ये डिपेंड्स अपॉन फंक्शन। फंक्शन ए और बी के बीच में कैसा बन रहा है। जैसे मैं अब आपके सामने तीसरी सिचुएशन रख रहा हूँ, ये तीसरी सिचुएशन, थोड़ी सी बड़ी सिचुएशन ले रहे हैं अपन। ओहो, चलो, तो अब मैंने यहाँ पर फंक्शन का ग्राफ बनाया, और सपोज फंक्शन की ग्राफ हम ऐसा ले लें। ठीक है, ए पर और बी पर फंक्शन का वैल्यू मैं बना देता हूँ। ये x बराबर ए पर फंक्शन का वैल्यू आ गया मान, और x बराबर बी पे फंक्शन की वैल्यू है, यह है x बराबर। ठीक है, हमने क्लोज इंटरवल ए से लेके बी तक फंक्शन को बिल्कुल स्मूथ बनाया है, कहीं भी ब्रेक होल जंप गैप नहीं बनाया है। और आप देख रहे हो इस तरीके से हमने ए से बी के बीच में कंटिन्यूअस फंक्शन ले लिया। कंटिन्यूअस ये भी लिया था मैंने, कंटिन्यूअस ऐसा भी लिया था, कंटिन्यूअस में ऐसा भी ले सकता हूँ। तो डिपेंड करेगा फंक्शन ए से बी के बीच में बन कैसा रहा है। अब आप ये देख रहे हो कि ए पर जो फंक्शन की वैल्यू है, यदि ए पर फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हो तो ए पर फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है एफ ऑफ ए। बी पर फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे हो तो बी पे फंक्शन का वैल्यू आ रहा है एफ बी। अब मैं एफ ए और एफ बी के बीच में कोई पॉइंट सी ले लूँ, यहाँ पर मैंने एफ ए और एफ बी के बीच में मान लो ये सी ले लिया। अब आप देखो इस सी के करस्पॉन्डिंग हमको कितनी वैल्यूज मिलती हैं। तो अब आप देखोगे कि यदि मैं यहाँ से एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर दूं, ये, तो आपको कितनी वैल्यूज मिल रही है, एक वैल्यू ये मिल रही है x1, एक वैल्यू ये मिल रही है x2, एक वैल्यू ये मिल रही है x3। तो आपको 3 पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे जिन पर फंक्शन की वैल्यू सी आ रही, क्योंकि फंक्शन इस तरीके से आ गया। और जब ये फंक्शन ऐसे जा रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, मेनी वन। ये फंक्शन कैसा था, 1 1। आपने 1 1 मेनी वन सीखा है कि यदि हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो 1 1, एक से ज्यादा पे इंटरसेक्ट करेगी तो मेनी वन। तो ये जो फंक्शन है मेनी वन होने के कारण एक से ज्यादा पॉइंट आपको मिल रहे हैं जिन पर फंक्शन की वैल्यू सी मिल रही है आपको। मतलब यहाँ से आप इस डायग्राम से देख पा रहे हो कि मैं f ऑफ x1 निकालूं, चाहे f ऑफ x2 निकालूं, चाहे f ऑफ x3 निकालूं, सब आपको c मिलेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एटलीस्ट वर्ड लिखा है कि वो फंक्शन पे डिपेंड करता है। फंक्शन यदि ऐसा ऐसा गया तब एक एक ही वैल्यू मिलेगी,
लेकिन जब फंक्शन ऐसा चला गया तो आपको 3 वैल्यूज मिल जा रही हैं, इसको अपन बोलेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप समझा होगा आपको। सर यहाँ पे अगर x1 a हो गया और x3 b हो गया तो हाँ। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये वैलिड क्यों नहीं है? डेफिनेशन के मतलब यही है, ओपन इंटरवल में आपको ये जो सी हमने लिया है यहाँ भी ओपन इंटरवल में लिया, मतलब यदि मैं सी को एफ ए और एफ बी के बराबर नहीं रखता तब आपको जो आउटपुट है वो भी ए और बी के बराबर नहीं मिलेगा, तब आउटपुट ए बी के बीच में ही मिलेगा। ठीक है, और सर मतलब एफ ए और एफ बी इक्वल क्यों नहीं है? एफ ए और एफ बी बराबर ले लोगे तो उस केस में डायग्राम आपका कैसा बनेगा, अगर शेप ऐसी आएगी तो उस केस में क्या होगा कि जब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट लोगे तो फंक्शन का वैल्यू उस केस में 0 भी हो सकता है। एफ ए एफ बी बराबर भी ले लोगे तो उस केस में बनेगा डायग्राम कैसा, ये देखा, ये मैंने बराबर ले लिया, ये ए पर फंक्शन का वैल्यू है और ये बी पर फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर एफ ए और एफ बी दोनों बराबर हो, ये ए हो गया, ये बी। अब आप बोल रहे हो कि ए अब किसके बीच में लोगे, जब ये दोनों बराबर हो गए तो बीच का कोई पॉइंट आएगा ही नहीं अब इसमें। क्लियर होगी बात? हाँ सर। हाँ, ये बनेगा थ्योरम तभी तो इंटरमीडिएट बीच में कुछ आएगा तभी, जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे। यदि दोनों बराबर हो गए तो फिर बीच में कोई पॉइंट ही नहीं बनता, और उस केस में अपन इसको, इसलिए हम ऐसे बराबर ऐसे नहीं लिखते यहाँ पर। चलिए, so moving on to page number 7, where I give you some questions होमवर्क के लिए। क्वेश्चन में जो यहाँ पर एडिशनल, देखो आज मैं आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पर एक शीट भी दूंगा, ठीक है, वो आपको ग्रुप में डाली जाएगी। और दूसरा, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के जो क्वेश्चन मैं आपको अभी, जैसे अपन ने डिसाइड किया था कि जो भी लेक्चर अपन पढ़ रहे हैं एटलीस्ट 2, 3, 4 क्वेश्चन जितने पॉसिबल हो सके, 3, 4, वो आपको डेली बेसिस पे मैं देता जाऊंगा, तो एक एडिशनल प्रैक्टिस आपकी वो बढ़ जाए। और उनका क्वेश्चन में लेवल जो है वो थोड़ा सा अप करके रखता हूँ, है ना, यही मेंस के लेवल पे एटलीस्ट या उससे ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, आपको दे रखा है 1 प्लस मॉड साइन एक्स, इस पे पावर है ए अपॉन मॉड साइन एक्स, और ये तब जब एक्स का वैल्यू -π/6 से 0 हो। बी और ई पावर tan 2x अपॉन tan 3x, x बराबर 0 और 0 लेस देन x लेस देन π/6। ठीक है, अब यदि ये जो फंक्शन है ये ई पावर में है tan 2x अपॉन tan 3x, यहाँ पर ये b है, b आपको वैल्यू दे रखी है x बराबर 0 पे और ये दे रखी है इस पर। अभी यदि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, तो आपको a और b का वैल्यू बताना। तो वैल्यूज ऑफ a एंड b कितना कितना होगा, ट्राई करिएगा आप ये क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है if f of x equals to sin πx by 2, sin πx upon 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है, इसको आप लिख लेना।
greater than 1. Then which option is correct? पहला ऑप्शन है fx continuous at x equals to 1. fx is continuous at x equals to 1. दूसरा ऑप्शन है fx is discontinuous at x equals to 1. थर्ड ऑप्शन है 1 पर राइट हैंड लिमिट 0 आती है, f of 1 plus 0 आता है, और फोर्थ ऑप्शन है f of 1 minus 1 आता है। मतलब 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट f of 1 minus 1. Which option is correct? Next, third, let f of x, आपको फंक्शन जो दे रखा है ये a times of 1 minus x into sin x plus b cos x plus 5 whole divided by x square 3 और 1 plus 3x plus dx cube whole divided by x square whole power 1 by x negative, x 0, x positive. यदि ये फंक्शन is continuous at x equals to 0, then आपको बताना है a plus b plus c plus d का वैल्यू कितना हो। a plus b plus c plus d का वैल्यू, ठीक है। आपके ऑप्शन है 5, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है -5, तीसरा ऑप्शन जो आपको दिया है इट इज log 3 minus 5, और लास्ट ऑप्शन आपको दिया है 5 माइनस log। log के बेस जो है वो ई पर है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, विच वन इज करेक्ट आपको पहचानना। कहीं क्वेश्चन रीड करने में आपको दिक्कत जा रही है तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ बोलो बेटा। सर b के साथ में c cos माइनस x लिखा, sin x लिखा है ना? b cos x लिखा है और a के साथ में 1 माइनस x इंटू साइन एक्स है। कहीं भी क्वेश्चन पढ़ने में रीड करने में दिक्कत जा रहा पूछ लें। 3 क्वेश्चन ही मैं दे रहा हूँ, आप नोट कर लें, ठीक है। ज्यादा नहीं दे रहे क्योंकि कल यदि मैं डिस्कस करने पे गया तो फिर आधा घंटा इनमें ही लग जाएगा, तो अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेवल थोड़ा सा सोच रहा हूँ ठीक ठाक रखूँ, आप ट्राई करिए, है ना। ओके सर। टेक दी स्क्रीनशॉट, बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय एवरीवन। कुणाल कल चेक करेंगे अपन आंसर, ठीक है। बाय। ओके सर।